प्यारे बच्चों, हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का अध्ययन कर रहे थे। पौधों में लैंगिक जनन का अध्ययन कर रहे थे। तो अब इसको हम विस्तार से पढ़ते हैं। इसकी संरचना को, कार्य को, फर्टिलाइजेशन को ये हम डिटेल से पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चूंकि यह लैंगिक जनन है, तो आप लैंगिक जनन की परिभाषा के रूप में पहले वाले वीडियो में आप जानते हैं, देख चुके हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिससे कि हमें मेल गैमिट प्राप्त होगा, है ना? मेल गैमिट प्राप्त होगा। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिससे कि हमें फीमेल गैमिट प्राप्त होगा, है ना? तो अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से मेल गैमिट और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से फीमेल गैमिट कैसे प्राप्त होता है, इसको हम स्टेप वाइज देखेंगे। इसको जानने से पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या क्या है, इसके स्ट्रक्चर और इसकी जो बनावट है और इसका रोल है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आपको पता है बच्चों, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन है? स्टेमन, पुष्प में जो क्या है, पुंकेसर, है ना? पुंकेसर। वर्ड ऑफ स्टेमन मतलब जो भी स्टेमन पुष्प में लगा है, फ्लावर में लगा है, वह एक निश्चित क्रम में लगा है, एक समूह में लगा है। उस वर्ल को हम क्या कहते हैं? एंड्रोसियम। ठीक। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? कार्पेल या पिस्टिल कह लो। जो ग्रुप ऑफ कार्पेल है, क्या कहलाता है? गाइनोसियम। तो इस तरह से हम एंड्रोसियम के स्ट्रक्चर को और गाइनोसियम के स्ट्रक्चर को डिटेल पढ़ेंगे, और तब हम उसके बाद फर्टिलाइजेशन मेल गैमीट का और फीमेल गैमीट का कैसे होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं स्टेमन। ग्रुप ऑफ स्टेमन या वर्ल कह लें, क्या कहलाता है? एंड्रोसियम। इसकी बनावट कैसी है आप देखें, कुछ इस तरह की थी। ये पोर्शन पुष्प के थैलेमस से या पेटल से लगा होता है, और ये जो पतली सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको हम नाम देते हैं फिलामेंट। फिलामेंट के दो बिंदु हुए, इसको हम प्रॉक्सिमल एंड कहेंगे, और इसको हम कहेंगे डायस्टल एंड। प्रॉक्सिमल एंड पौधे के थैलेमस या पेटल से, और डायस्टल एंड इस जो ये लोब्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इस स्ट्रक्चर के बेस से, या इसके और भी जुड़ने के तरीके होते हैं, लेकिन अभी हम साधारण तरीकों को लेके चलेंगे, तो इसके बेस से जुड़े होते हैं। अमूमन पौधों में जो यह फिलामेंट है, यह फिलामेंट हिंदी में इसे आप पुतंतु कहते हैं, किताबों में हिंदी में आप देखेंगे तो पुतंतु लिखा होगा। तो ये फिलामेंट और ये पोर्शन जो लोब्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये कहलाता है एंथर। क्या कहलाता है? एंथर। तो ये एंथर और ये फिलामेंट, ये दो पोर्शन मिलके बनाते हैं आपका स्टेमन। क्लियर? ये बात आपको समझ में आ गई होगी।
कि ये एंथर है और ये फिलामेंट है। ठीक, फिलामेंट एक सिलेंडर पतली सी संरचना है जो प्रॉक्सिमल और डायस्टल एंड से एंथर को जोड़े रखती है। प्रॉक्सिमल एंड से पौधे के पुष्प के बेस में, जो पेटल से जुड़ा हो सकता है या उसके पेडिसल या थैलेमस से जुड़ा हो सकता है, और जो डायस्टल एंड है वो एंथर के बेस से या बैक से भी जुड़ा होता है किसी किसी पौधों में। तो आप इसको अभी साधारण तौर पे जो बेस स्ट्रक्चर है डायस्टल एंड जो जुड़ा हुआ है, इससे आप मान के चलेंगे। अब हम एंथर के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे कि ये एंथर में जो पॉलन, आप चूंकि जानते हैं कि एंथर क्या है, जो एंथर क्या है, इसी एंथर के अंदर ही हमारे जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो बनते हैं। तो अब पॉलन ग्रेन्स कैसे बनते हैं, इस एंथर की संरचना क्या है, कैसा दिखता है, कितने लोब हैं, कितने प्रोपोस्ट हैं, इसकी स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट अब एंथर के स्ट्रक्चर को देखते हैं। एंथर जो है वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। आप ध्यान से किसी पौधे के स्टेमन को देखें तो उसमें आपको दो लोब दिखेंगे। दो लोब कैसे, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो इसलिए जो एंथर होगा वो बाइलोब्ड होगा, बाइलोब्ड होगा। ठीक है, इस पूरे एंथर को हम माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक, क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया। आप ध्यान रखेंगे जो स्पोर्स मेल के बारे में हम बात करेंगे वो सदैव माइक्रो रहेगा, और जो फीमेल के बारे में बात करेंगे तो वो मेगा रहेगा। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक, इस एंथर के अगर हम अब इसके स्ट्रक्चर को जानने के लिए हमें इसका क्रॉस सेक्शन करना पड़ेगा। अगर इसका हम क्रॉस सेक्शन काटें, ट्रांसफर सेक्शन लें, तो अब ट्रांसफर सेक्शन लेंगे तो हमें कैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जरा ध्यान दें। कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देगा, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ठीक है, तो चूंकि आप देख रहे हैं ये चार है, 1 2 3 4, इसलिए इसको हम टेट्रास्पोरेंजिएट कहेंगे। क्या कहेंगे? टेट्रास्पोरेंजिएट। क्या कहेंगे? टेट्रास्पोरेंजिएट। बीच में ये एक ऐसा कोशिकाओं का समूह होता है जिसे हम कहते हैं कनेक्टिव। क्या कहते हैं? कनेक्टिव। इस कनेक्टिव की विशेषता ये होती है कि इसमें जो वैस्कुलर बंडल है वो मौजूद रहता है, और उसी वैस्कुलर बंडल की सहायता से जल और खनिज लवण इस पूरे पोषण को दिए जाते हैं। तो कनेक्टिव, आप ध्यान रखें, कनेक्टिव जो होता है वो वैस्कुलर बंडल सहित होता है। ठीक, तो इस तरह से टेट्रास्पोरेंजिएट। चूंकि यह बाइलोब था, ये देख ही रहे थे आपने, बाइलोब। इस बाइलोब में 4 प्रकोष्ठ मिले आपको, इसलिए इसको टेट्रास्पोरेंजिएट कह रहे हैं। ठीक, अब इस सभी जो ये इसी को कहते हैं एंथर सैक। क्या कहेंगे? एंथर सैक। मतलब ये एंथर सैक हुआ, ये एंथर सैक हुआ, ये एंथर सैक हुआ, ये एंथर सैक हुआ। ठीक है, तो ये इस एंथर सैक। अब इस एंथर सैक बनने से पहले, ठीक है, इसमें जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं में ही जो कुछ कोशिकाएं हैं वो पालन मदर सेल की तरह से कार्य करती हैं, और वो फिर पालन मदर सेल अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या बनाते हैं? अगुणित कोशिकाएं बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अगुणित कोशिकाएं। और फिर वह अगुणित कोशिकाएं क्या करेंगी?
पॉलन ग्रेन का रूप धारण करेंगी और फिर वह पॉलन ग्रेन जब यह पूरा एंथर मैच्योर हो जाएगा तो डेहिस होगा। डेहिस मतलब स्फुटल होगा और वो पॉलन ग्रेन एंथर सैक से बाहर निकलकर जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है स्टिग्मा के सरफेस पे जाके गिरेगा और फिर उसके बाद अगली कार्रवाई होगी। तो इस तरह से अभी आपने एंथर के बाह्य स्ट्रक्चर और एक आंतरिक स्ट्रक्चर की रूपरेखा समझी है। इसको भी अब हम डिटेल से अगले वीडियो में देखेंगे कि यह कैसे कैसे यह एंथर लोब बना और इसमें कौन सी कोशिकाएं किस हिस्से को जन्म देती हैं और प्रत्येक कोशिकाओं के परतों का क्या क्या कार्य होता है। तो इस तरह से इसके बाद अगली वीडियो हम देखेंगे डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। ओके, थैंक यू।